तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आ गए हैं। यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आज पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपके सामने लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसे हम न्यूट्रिशियंस कहते हैं, 55 नंबर का आने वाला है और आपकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी है। तो उस एग्ज़ाम डेट की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सकें। और अब आपकी मैराथन क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं और साथ ही साथ में जो मिनी मॉक टेस्ट है, जिसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आया करेंगे एक साथ में, वो भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये बात, और जिन लोगों की तैयारी अभी भी नहीं हुई है उन लोगों के लिए भी यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपी महिला सुपरवाइज़र के सुपर नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है लेकिन अभी भी आप 130 135 नंबर से आगे नहीं जा पा रहे हैं टेस्ट में, तो आप तुरंत सक्सेस जंक्शन का ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम में जो है, आपको जो नंबर आपके आ रहे हैं उसमें कम से कम 15 से 20 नंबर तक का बूस्ट मिल सकता है। मात्र ₹129 में 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। साथ ही साथ में अगर आपको केवल थ्योरी और एक-एक प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप ₹128 वाला खरीद लीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी चारों सब्जेक्ट की और एक-एक प्रैक्टिस सेट दिए जाएँगे। इसके अलावा थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों चाहिए। मान लीजिए आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन आप इन बचे हुए 15 दिनों में किसी भी तरह से अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगवा सकते हैं मात्र ₹189 में। अब ये केवल आज का ऑफर है, ₹10 ऑफ किया गया है, ठीक है ना? 199 का था लेकिन आज ये गलती से टाइप हो गया 189। अब जब हो गया है तो फिर आज और कल के बीच में 24 घंटे के लिए ये ₹189 का आपको दिया जा रहा है, ठीक है? तो जो भी आपको मंगवाना है ये आप मंगवा लीजिए, ठीक है? आप चलिए कैसे मंगवाना है वो आपको बता दें। यहाँ पर आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको चाहे तो 128 का पेमेंट या फिर 129 का पेमेंट या 189 का पेमेंट, जो भी आपको करना हो उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे, ठीक है? देखिए, नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम कम बचा है तो 7-7 घंटे, 8-8 घंटे पढ़िए, है ना? मान लीजिए आपका बिल्कुल भी रिवीजन भी नहीं हुआ है, ना ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे में आपके लिए ये नोट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको एग्ज़ाम तो देने जाना ही है और हो सकता है आपकी एग्ज़ाम डेट 5 से 6 दिन बढ़ भी जाए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी आपको मँगाना है वो आप मँगा सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चलिए, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऐसे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाना जिसमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होती है, क्या कहलाता है? यानी ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी है। मान लीजिए उसमें आयरन नहीं है, मान लीजिए प्रोटीन नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर से उसमें प्रोटीन या फिर आयरन या विटामिन कुछ भी मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुपूरण कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जैव प्रावलीकरण कहते हैं या फिर संवर्धन कहते हैं? चलिए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रक्रिया को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर हम अपने पोषक तत्व अगर हम अपने खाने में मिला रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? तो जैसे आपने खाना निकाला है अपना और आपके खाने में नमक कम है, तो अगर आप नमक भी मिला रहे हैं ना तो इसको भी हम फोर्टिफिकेशन ही कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप ऊपर से अपने खाने में डाल रहे हैं, ठीक है ना? तो इस प्रक्रिया को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? अब जिन लोगों ने हमारी आईसीएमआर की पीडीएफ ली होगी उन सबको पता है, ये सब कुछ आपका हम करा चुके हैं आईसीएमआर टॉप 100 में, ठीक है? टॉप 100 की भी सारी पीडीएफ आपको दी जाएँगी। केवल उन लोगों को जिन लोगों ने ऊपर की 3 पीडीएफ में से कोई एक पीडीएफ ली होगी, उनको टॉप 100 की सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएँगी। चलिए, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 8 होती है, 9, 4 या फिर 6? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 9 जो है कैलोरी 1 ग्राम वसा के अंतर्गत पाई जाती है। वसा को ही हम फैट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किसमें देखने को मिलता है? प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डर का काम करता है। प्रोटीन की मदद से ही जो भी अपने ऊतक होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो एक तरह से जो प्रोटीन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया किसमें जाता है? अंडे में, नट्स में, तेल में या फिर सोयाबीन में? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है?
ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन है वो कहाँ पर पाया जाता है और किसको हम सोया प्रदेश भी कहते हैं? सबको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। शरीर में कैल्शियम का प्रमुख भाग कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है? रक्त में, हृदय में, मांसपेशी में या फिर हड्डी में? चलिए आंसर देखें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम से ही मिलकर के बनी होती हैं, इसीलिए हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी लेना होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। आपको कई बार बता चुके हैं कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के द्वारा खुद पैदा किया जाता है सूरज की रोशनी से। ठीक है, तो हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से बनी रहती हैं। तभी ज़्यादातर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, ठीक है ना? और माताओं को कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं गर्भाधारण के दौरान, क्योंकि कैल्शियम के द्वारा ही जो है हड्डियों का निर्माण होता है और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? अब रतौंधी नामक रोग क्या होता है? आप सबको पता है, रतौंधी को ही हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात्रि में दिखना कम हो जाता है। अब सब कहेंगे सर रात में तो वैसे भी नहीं दिखता है। भैया रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है, मतलब कि ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, जैसे ही कह सकते हैं जिसे हम गोधूली कहते हैं ना, 6 बजे उसके बाद 6 बजे के बाद आप लोगों को जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको दिखाई देता है, ठीक है ना? इतना तो दिखाई देता है। लेकिन ऐसे लोग जो नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं उनको 6 बजे के बाद में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है ना, तो इसी को हम रतौंधी कहते हैं। अब किस विटामिन की कमी से हो जाता है? क्या प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए को क्या कहा जाता है? कई बार आपको बता चुके हैं, विटामिन ए को ही हम रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ए का जो टीका है वो खसरे के टीके के साथ में ही 9वें महीने में लगाया जाता है, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? ये आप लोगों को कई बार हमने कराया है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है बताइए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी12? अब यहाँ पर आयरन कहीं दिया नहीं है। अब लोग बड़े कन्फ्यूज, सर इसमें आयरन तो कहीं दिया नहीं है। हमने तो कई बार रट रखा है, पढ़ रखा है कि सर आयरन की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है और आयरन हमको पालक से मिलता है, आपने कई बार पढ़ा है। लेकिन सर ना तो यहाँ पर कहीं पालक दिखाई दे रहा है, ना ही कहीं यहाँ पर आयरन दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे भाई विटामिन बी12 तो दिखाई दे रहा है ना। विटामिन बी12 को ही हम साइनोकोबालामिन कहते हैं और विटामिन बी12 में ही आयरन पाया जाता है। कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से विटामिन में धातु पाई जाती है। अब लोग बड़े कन्फ्यूज, सर विटामिन में धातु कैसी पाई जाएगी? लेकिन जो विटामिन बी12 होता है जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसी में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है और इसी में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो हमको एनीमिया से अगर बचना है तो क्या लेना पड़ेगा? हमको विटामिन बी12 लेना पड़ेगा। इसका नाम याद रखना, साइनोकोबालामिन इसी को कहा जाता है। चलिए नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बेरी-बेरी रोग हो जाता है? वैसे हम रोगों के ऊपर एक अलग से भी टॉप 100 की पीडीएफ भी बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर रोग जो आपके एग्जाम में है लगभग 4 से 5 नंबर के रोग वाले प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हम करा ही दे रहे हैं, लेकिन टॉप 100 की भी एक पीडीएफ जरूर बनाएंगे रोगों वाली। चलिए देख लेते हैं किसकी कमी के कारण बेरी-बेरी हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण, फॉस्फेट की कमी के कारण, विटामिन डी या फिर विटामिन बी1? सबको पता है, हमने कई बार आपको करा रखा है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। नंबर 8 देखिए, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइए किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? 2 क्वेश्चन है आपके जो आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे आप लोग पहले कमेंट करते आए हैं उसी तरह से इन प्रश्नों के कमेंट जरूर कीजिएगा। सबको हमने कई बार बताया है, जो भी प्रश्न अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं वो हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाता है, फिर वो कभी नहीं निकलेगा। और कहीं वो अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फिर आपके चेहरे पर इस तरह की स्माइल, बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, अरे ये तो हमने सर के वीडियो में कमेंट किया था, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर किया कीजिए और हम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ के चलिए कि 5 से 6 नंबर तो हम आपके कमेंट करवा के ही पक्के करवा लेते हैं। चलिए 8 नंबर, प्रसव पूर्व विकास के किस समय नर्स को गर्भ के वजन में सबसे अधिक वृद्धि की अपेक्षा करनी चाहिए? यानी ऐसा कौन सा टाइम होता है जब नर्सेस को ये लगता है कि हाँ इस वक्त जो महिला है इसका वजन ज़्यादा होना चाहिए, तेजी से बढ़ना चाहिए? आरोपण विधि में, आरोपण अवधि में, तीसरी तिमाही में, पहली तिमाही में या फिर दूसरी तिमाही में? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तीसरी तिमाही के दौरान नर्स लोगों को यह एहसास होता है कि हाँ वजन अगर तेज़ी से बढ़ रहा है, वजन अगर जितना उनको एक्सपेक्ट है अगर उतना वजन बढ़ गया है तो ये जो गर्भा स्थिति है वो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है ना। तो तीसरी तिमाही होती है जिसमें ज़्यादा वजन का एक्सपेक्ट किया जाता है नर्सेस के द्वारा। चलिए नंबर 9 देखिए,
गर्भवती महिलाओं के लिए ऊर्जा का सेवन कितने अतिरिक्त किलो कैलोरी बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। अब कितना अतिरिक्त बढ़ाना है, कितना लेना है, कितना टोटल होना चाहिए, ये सब कुछ आईसीएमआर वाली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने आईसीएमआर की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। और जिन लोगों को आईसीएमआर की पीडीएफ हम दे चुके हैं टॉप 100 वाली, उन लोगों को भी पता होगा, वो लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे कि कितना एक्स्ट्रा जो है उनको किलो कैलोरी बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। 100 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, 400 या फिर 300। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। इतनी ऊर्जा नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा चाहिए रहता है गर्भवती महिलाओं को, 300 किलो कैलोरी। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग ले सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। एमपी आबकारी नोट्स कंप्लीट है। एमपी पुलिस जेल वन रक्षक, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन एग्जाम देने वाला है इनमें से कोई भी, तो उसको जरूर बताइएगा कि ये नोट्स आप जो है शुक्ला सर से ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था में महिलाओं के द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से नवजात शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं यानी कि जो वयस्क होते हैं, ये लोग अगर आयोडीन नहीं लें, ये लोग अगर आयोडीन की कमी से इनमें क्या होता है, इनमें घेंघा नामक रोग हो जाता है गले में, जिसे हम गलगंड भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं। ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है। घेंघा पूछ सकते हैं, गलगंड पूछ सकते हैं और ग्वाइटर पूछ सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना, तीनों आयोडीन की कमी से ही होते हैं। लेकिन अगर यही आयोडीन बच्चों में कमी हो जाती है, नवजात शिशुओं में कमी हो जाती है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, मिक्सिडीमा कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, या फिर घेंघा कहते हैं। घेंघा तो हमने बता रखा है, वयस्कों में अगर हो जाता है तो घेंघा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, गलगंड कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों में हो जाए तो हम उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। ध्यान रखना, नवजात शिशुओं में आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। अब इसमें उस शिशु की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अभी अभी दुनिया में आया है। गलती किसकी है, गलती उसकी माता की है कि उन्होंने उसको पर्याप्त आयोडीन नहीं दिया, उन्होंने पर्याप्त आयोडीन नहीं लिया, ठीक है ना। तो गलती माता की होती है, उस शिशु की नहीं होती है। तो माता की गलती की वजह से यानी आयोडीन की कमी शिशु में हो जाती है और क्रिटिनिज्म नामक रोग उसको हो जाता है। चलिए, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोत्तम स्तनपान के लिए माँ के आहार को, मतलब आहार सत्र के दौरान क्या सुनिश्चित करना चाहिए। अगर जैसे माता अगर दूध पिला रही है बच्चे को, तो क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि वो चीज़ माता के लिए भी अच्छी रहे और बच्चे के लिए भी अच्छी रहे। तो चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। दूध पिलाने के लिए बोतल का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों का सिर नीचे रखें। बैठने की असुविधा स्थिति, अब यहाँ से देखिए आप इसको हटा सकते हैं ना, ये नेगेटिव बता रहा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को हटाएंगे, बैठने की असुविधा स्थिति तो नहीं बनाएंगे। ऑप्शन डी है, बैठने की आरामदायक स्थिति, बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करें और बच्चे के सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। जैसे कि फीडिंग अगर जैसे माताएं करा रही हैं, तो सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, बैठने की सबसे पहले आपको आरामदायक स्थिति बनानी होगी और बच्चे को सिर जो है बच्चे का उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, माँ और नवजात शिशु दोनों की भलाई के लिए स्तनपान शुरू करने की सलाह कब दी जाती है, यानी कि कब माता को बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि फीडिंग कब चालू करना चाहिए अगर माँ और नवजात शिशु दोनों की भलाई चाहिए। तो जन्म के 1 घंटे के भीतर, 24 घंटे के बाद, पहले सप्ताह के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा डॉक्टर्स बताते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिला देना चाहिए, क्योंकि वो जो 1 घंटे वाला जो दूध होता है वो गाढ़ा पीला दूध होता है, ठीक है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि 6 माह तक बालक को क्या एक्स्ट्रा चीज़ें खिलानी चाहिए या ना खिलानी चाहिए, या ठोस खाद्य पदार्थ कब शुरू करनी चाहिए। तो 6 माह के बाद ही शुरू करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, मात्र फॉलेट की कमी से शिशु में तंत्रिका नालिका दोष का जोखिम बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं। यदि अगर माता फॉलेट नहीं लेती है, जो फॉलेट होता है ना, अगर फॉलेट माता के द्वारा नहीं लिया जाता है तो शिशु में तंत्रिका नालिका दोष हो जाता है, ठीक है। तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया, हाइपोथायराइड, स्पाइना बिफिडा, या फिर एनीमिया। एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है, सबको पता है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पाइना बिफिडा कहते हैं अगर माता के द्वारा फॉलेट की गोलियां नहीं ली जाती हैं, या फिर फॉलेट की कमी अगर माता के शरीर में हो जाती है तो उससे बच्चे को स्पाइना बिफिडा नामक रोग हो जाता है। नंबर 14 देखिए,
14 नंबर है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को कौन सा भोजन देना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो अगर जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको कभी भी लाल मांस और अंडे नहीं देना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा उच्च कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं देना चाहिए, वसायुक्त भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो फैट होता है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको हाई ब्लड प्रेशर है और ये जो फैट है वो मांसपेशियों में जाकर के जम जाता है, तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और बढ़ जाती है। तो सर देना क्या चाहिए? तो साबुत अनाज और फल और सब्जियां देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कौन सी चीज़ देना चाहिए, एक बार आपको देख लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देना चाहिए या देना नहीं चाहिए? आपसे पूछा है देना चाहिए, तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबुत अनाज, जिसमें आपके चने हो जाएंगे, सोयाबीन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भिगो करके उसको खिलाइए। इसके अलावा फल दीजिए और सब्जियां दीजिए, और फल और सब्जियां ये तो आप लोगों को भी खाना चाहिए, चाहे ब्लड प्रेशर कम हो या ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। थोड़ा सा जुकाम हो गया है क्योंकि कुंभ नहा कर के आए हैं, ठीक है ना, और अभी हम इंदौर पहुंचे नहीं हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं, ठीक है। आज इंदौर पहुंच जाएंगे तो प्रॉपर क्लास आपकी चलेंगी। अभी हम ये रास्ते में हैं तो ट्रेन में ही आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई आपकी क्लासेस भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और कुंभ जो नहा करके आ रहा है उसको जुकाम उखाम जरूर हो रही है। चलिए, पहली तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन महत्वपूर्ण है? यानी जब पहली तिमाही होती है, शुरू के 3 महीने होते हैं और महिला अगर प्रेग्नेंट है, तो बताइए इनमें से कौन सा आकलन किया जाना आवश्यक है, कौन सी जांच जरूर कराई जानी चाहिए? ग्लूकोज सहनशीलता परीक्षण, भ्रूण हृदय दर निगरानी, भ्रूण अल्ट्रासाउंड या फिर HCG स्तर का मापन? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCG स्तर का मापन जरूर करवाना चाहिए कि HCG का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। HCG लेवल पहली तिमाही में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने से गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। इनमें से कौन सा प्रभाव उससे संबंधित है? हमने आपको कई बार बताया है, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको जितनी भी आयरन की गोलियां दी जा रही हैं, विटामिन डी की गोलियां दी जा रही हैं, पोषण के लिए जो भी पूरक आहार आंगनवाड़ी के द्वारा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें लेते रहना चाहिए। क्यों? अगर ये चीज़ नहीं लेंगे तो इनमें से ये परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कौन सी? मातृ रुग्णशीलता। अब आप कहोगे सर ये कठिन सा शब्द क्या है? मातृ रुग्णशीलता का अर्थ है कि माता हमेशा रोगी हो जाएगी, यानी माता को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। तो मातृ रुग्णशीलता से अर्थ है कि माता को कोई ना कोई रोग हो जाएगा, या फिर समय के पूर्व प्रसव हो जाएगा, यानी टाइम से पहले जो है प्रसव हो सकता है, जन्म के समय वजन में कमी हो सकती है, या फिर ये सारे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर गर्भावस्था की पहली तिमाही में पोषण स्थिति खराब रहती है तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। मातृ रुग्णशीलता, समय के पूर्व जो है प्रसव हो सकता है, और जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत कम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भावस्था में आयरन की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा कितनी है? अब आईसीएमआर की पीडीएफ में बता रखा है कितना आयरन चाहिए, कितना फॉलिक एसिड चाहिए, कितना आयोडीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो जिन लोगों ने आईसीएमआर की पीडीएफ ली होगी उनको पता होगा कि सही आंसर क्या होगा। 24 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम या फिर 30 मिलीग्राम कितना होना चाहिए गर्भावस्था में आयरन की अनुशंसित मात्रा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 40 मिलीग्राम आयरन अवश्य लेना चाहिए, चाहे वो आप आयरन की गोलियां ले रहे हैं या फिर आप पालक का जूस पी रहे हैं, कैसे भी, लेकिन 40 मिलीग्राम आयरन आपके शरीर में जरूर जाना चाहिए। चलिए नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए नंबर 18, HIV टीकाकरण किससे रक्षा करता है? आप सबको पता है HIV का टीका लगाया जाता है, तो वो HIV का टीका किससे लड़ने में हमारी मदद करता है? पर्टुसिस से। पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है, कई बार आपको बता रखा है। चिकन पॉक्स से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से या फिर मलेरिया से? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी से हमारी रक्षा करता है HIV का टीका। ये टीकाकरण वाली PDF में बता रखा है ये सारे टीकों के बारे में, ठीक है। टीकाकरण की भी टॉप 100 प्रश्नों की PDF दे रखी है, जिन लोगों ने PDF ली होगी उन सबको पता है। टीकाकरण की PDF दे रखी है टॉप 100 की। कंप्यूटर की टॉप 300 की PDF दे रखी है, जिसमें से एक पार्ट हो गया, बाकी पार्ट आपके अगले दिनों में आने वाले हैं। इसके अलावा शारीरिक ज्ञान की भी टॉप 100 की PDF दे रखी है। ये सारी टॉप 100 क्वेश्चंस की PDF आपको दे रखी हैं, और अब जो लोग लेंगे उनको भी दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, और दोनों ऑप्शन एडवर्ड जेनर हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या फिर ऑप्शन नंबर सी भी कर सकते हैं। ये दोनों ही एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी डी दोनों में हो गए हैं, तो चाहे डी कर लीजिए या सी कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके का आविष्कार किया था इन्होंने, और इन्हीं को टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? आंगनबाड़ी केंद्र पर, बालवाड़ी पर, झूला गृह पर या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक टीकाकरण में डीपीटी किस प्रकार दिया जाता है? मतलब डीपीटी का टीका कब कब लगाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 3 महीने के अंतराल पर 3 खुराक, 1 महीने में 1 खुराक, या फिर 1 महीने के अंतराल पर 3 खुराक, या फिर एकल खुराक? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 महीने के अंतराल पर 3 खुराकें दी जाती हैं डीपीटी के टीकाकरण में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। अब सीधा अपन आंसर देखते हैं, ठीक है। डीपीटी में टी का अर्थ क्या होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीपीटी में टी का अर्थ टिटनिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म आपको पता रखा ना, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस। पर्टुसिस को ही काली खांसी कहते हैं। नंबर 23, खसरे के प्रति टीकाकरण की आयु क्या है? यानी खसरे का टीका कब लगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 महीने पर खसरे का टीका लगाया जाता है और इसी के साथ में विटामिन ए का भी टीका लगाया जाता है, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। आगे बढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने किसको लक्षित करने के लिए एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम शुरू किया था? ये कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह, इन तीनों को लक्षित करके ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, एनपीसीडीसीएस। तो कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 5 क्वेश्चन अभी और आपके बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये एमपी जीके से है। एमपी जीके के ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसमें आपसे योजनाएं पूछी जाएंगी, और बाकी एमपी जीके से कुछ नहीं आने वाला है। तो मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002 में, 1995, 2003, 2008? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं लिखा है, नहीं शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? स्कूलों में बच्चों के प्रति उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है सर, इसीलिए तो हमने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी कि इसको देख करके बच्चे स्कूल में आने लगेंगे। भले खाने के ही भरोसे आएँ, खाने के भरोसे आएंगे, फिर आ तो जाए स्कूल में, पढ़ा तो हम खुद लेंगे उनको, ठीक है ना, पर आना तो चाहिए। तो ये स्कूल में बच्चे क्या करते थे? इस खाने मध्याह्न भोजन योजना के से प्रभावित होकर के बच्चे स्कूलों में आते थे। बच्चों की संख्या की अवधारणा, यानी बच्चे कितने आ रहे हैं ये काउंट करना। पोषण स्थिति में सुधार या फिर स्कूलों में स्वच्छता, तो ये बच्चों कितने आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने कि बच्चे ज़्यादा आए, ये भी सही है। पोषण स्थिति में सुधार लाना था, बच्चों को देखते हैं आप, दलिया वगैरह दिया जाता था, खिचड़ी वगैरह दी जाती थी, इससे क्या होता था? पोषण स्थिति में भी सुधार होता था। लेकिन स्कूलों में स्वच्छता, ये बिल्कुल गलत है। भैया, स्कूलों में सफाई करने के लिए थोड़ी बच्चों को बुलाते थे, ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि स्कूलों में स्वच्छता, तो इसके लिए तो सफाई कर्मी ऑलरेडी होते ही हैं वहाँ पर, ठीक है ना। सारे बाई वगैरह लगी रहती हैं, तो वो लोग सफाई करेंगे, बच्चे थोड़ी करेंगे। यही आपसे पूछा है कि कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में सफाई नहीं करवाई जाती थी। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है? कौन सा इसमें से एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो माइक्रो इंग्रीडिएंट होते हैं उनमें ये काउंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक 6 माह में एक शिशु के वजन में क्या परिवर्तन होता है? जो शिशु जब 6 माह का होता है, शुरू के 6 माह में शिशु के वजन में कितना परिवर्तन आता है? मामूली परिवर्तन होता है, 3 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रारंभिक जो आपका बच्चे का वजन होता है वो शुरुआत से, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, 1 माह का हुआ, 1 माह से काउंट कीजिए तो 6 माह में बच्चे का वजन जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 गुना हो जाता है, प्रारंभिक 6 माह में एक शिशु का वजन तेजी से बढ़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब की गई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है। 2010 में, 2014 में, 2019 में, ओहो ऊपर निकल गए, 2019 में या फिर वर्ष 2020 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2014 में आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में, 1982 में, 1992 या फिर 2002 में? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1982 में राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये भी एक फैक्ट वाला प्रश्न था। अब जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद से लेकर के प्रयागराज कहेंगे भैया अपन तो, ठीक है ना, तो प्रयागराज से लेकर के इंदौर की दूरी काफ़ी है, ठीक है, पहुँचने में टाइम लग जाता है। लेकिन अभी भी हम ट्रेन में हैं, तो हमने आपके लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, जिससे कि आपका समय ख़राब नहीं हो। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 28 से आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है 4-5 दिन बढ़ जाए, ठीक है।
आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे स्टूडियो में, फिर आपकी कल से 2-2 क्लास आना शुरू हो जाएंगी। कल हम टॉप 100 कंप्यूटर की लेकर के आने वाले हैं, जो पार्ट सेकंड है। 300 प्रश्न आपको हम कंप्यूटर के करवाने वाले हैं, जिसमें से एक पार्ट करवा चुके हैं। कल आपका टॉप 100 में कंप्यूटर का प्रश्न आएगा। इसके अलावा कल ही आपकी जो है सामान्य ज्ञान की वीडियो नंबर 9 आएगी, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान की वीडियो नंबर 9 अभी हमने छोड़ दी है, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। उसके लिए हमें पेन की आवश्यकता होती है, और पेन हम लेकर के आए नहीं हैं, ठीक है ना। जो पेन होती है लिखने के लिए, जो जिससे हम स्क्रीन पे लिखते हैं, वो हम लेकर के आए नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो दोनों कल आपको मिलेंगी। उसके बाद में आपके जो मिनी मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 60-60 प्रश्न कराएंगे, हर सब्जेक्ट के 15 प्रश्न रहेंगे, वो भी आपकी बहुत जल्द चालू होने वाली हैं। 2 दिन में आपकी चालू हो जाएंगी, ठीक है। और बढ़िया से आपकी तैयारी कराएंगे, मैराथन कराएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और डेली एग्ज़ाम एनालिसिस भी हम करवाएंगे, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा हर शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस कराएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करके आपको अपने नोट्स मंगवा लेने हैं। देखिए, जो लोग नोट्स मंगवा लेंगे उनकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, उनको मिनी मॉक टेस्ट में मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। अब मिनी मॉक टेस्ट का हम पीडीएफ आप लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जो मिनी मॉक टेस्ट है वो तो आपको चेक करने के लिए होगा ना, कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, कितने आपने नोट्स को कवर कर रखा है, ठीक है। तो अभी आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए, और बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और जिन लोगों ने ले रखा है, जो वो 129 वाली पीडीएफ ले रखी है, उन सबको ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा टॉप 100 की जितने भी पीडीएफ हैं, वो सारी पीडीएफ इसके साथ में दी गई हैं। और आगे आने वाली जितने भी वीडियो हैं, उन सब की भी पीडीएफ इसी के साथ में दी जाएगी, ठीक है। तो तुरंत आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपने अपने पीडीएफ नोट्स मंगवा लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह बारे में आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।